शिमला केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप शर्मा जी। सर, आपका जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज की जो सबसे बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो ये है कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा की अगर हम बात करें, वहां पर सबसे ज्यादा जो भारी मतदान है वो अभी तक हुआ है। जी सर। जी हाँ। जी हाँ, आज प्रदेश में 4 स्थानों पे उपचुनाव के लिए मतदान हुआ और उसमें जो अब तक जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो हमें जानकारी उपलब्ध हुई है, उसमें जुब्बल कोटखाई में 78.69% मतदान होने की सूचना है। इसमें जो है महिलाओं ने 75.45% और पुरुष जो मतदाता है, उन्होंने 81.09% जो पुरुष मतदाता है उन्होंने मतदान किया है। जी यानी कुल मिलाकर जो है प्रदेश के जो जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे सबसे अधिक जो है रिकॉर्ड जो मतदान हुआ है। और इसका कारण ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो तिकोना मुकाबला सामने देखने को आ रहा है, इसमें कांग्रेस भाजपा के साथ साथ जो चेतन बरागटा है जो भाजपा से अलग हुए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। जी तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जो तीनों ही यहाँ पे प्रत्याशी है, उन्होंने उपचुनाव के दौरान पूरा जोर लगाया है। और अब देखना यह है कि यहाँ पर चेतन बरागटा अगर भाजपा के खेमे में सेंध लगाने में सफल रहते हैं तो ये मुकाबला जो है तिकोना हो सकता है। और इससे जो है भाजपा की यहाँ पर परेशानी भी बढ़ सकती है। इसके बाद अलावा बात करें मंडी संसदीय क्षेत्र, जहाँ पे 17 जो विधानसभा क्षेत्र जो इसमें आते हैं और उसमें जो मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र है सिराज, वहाँ पे जो है सबसे अधिक जो वोटिंग हुई है, लगभग जो अब तक की सूचना है वो 64% के आसपास मतदान यहाँ पर हुआ है। जी इसके अलावा जो है नाचन विधानसभा क्षेत्र जो मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ पर करीब 58%, सुंदरनगर में 56.48%, बल्ह में 56%, मंडी विधानसभा क्षेत्र में 55.05%, करसोग में 52.28%, लाहौल स्पीति में 53.2%, आनी में 53.2%, रामपुर में 53%, मनाली में 53%, किन्नौर में 52%, कुल्लू में 51.77%, जोगिंदरनगर में 51.51%, भरमौर में 49.52%, बंजार में 48.98%, द्रंग में 47.5%, सरकाघाट में 44.76% और भरमौर में 49.52% के आसपास जो है मतदान होने की सूचना है। जी इसके अलावा जो है फतेहपुर में भी पोलिंग सही मतलब काफ़ी हुई है और 62.40% के आसपास जो है यहाँ पे मतदान हुआ है। इसके अलावा जो तीसरा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे उपचुनाव हुए अर्की में, वहाँ पर भी करीब 65% के आसपास मतदान हुआ है। यानी कुल मिलाकर जो है विधानसभा क्षेत्रों में जो 3 उपचुनाव हुए हैं वहाँ पे जो है अच्छा मतदान हुआ है और मंडी संसदीय क्षेत्र में थोड़ा अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर जो है अब जो है 18 जो प्रत्याशी है जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, इसमें मंडी संसदीय क्षेत्र से मुख्य रूप से जो प्रतिभा सिंह और ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जो भाजपा के हैं उनमें मुकाबला है। और इसके अलावा अर्की से जो है 2 प्रत्याशी में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस में। फतेहपुर से भी लगभग सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में है। हालांकि यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी है जो डॉक्टर राजन सुशांत पूर्व में जो मंत्री भी रह चुके हैं, जी उन वो भी कहीं ना कहीं जो अपनी जो पहले अपना जो उनका जो वोट बैंक रहा है, हालांकि उस समय वो भाजपा का हिस्सा रहे हैं। जी तो देखना ये है कि वो कितना वोट बैंक में वहाँ पे सेंध लगा पाते हैं। इसी तरह जुब्बल कोटखाई में तिकोना मुकाबला हो सकता है और कहीं ना कहीं जो स्थिति है अब जो है 2 तारीख को जब मतगणना होगी उस दिन जो है सामने आ पाएगी। जी जी हाँ। बात अगर हम करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो जुब्बल कोटखाई विधानसभा पे और जो संसदीय क्षेत्र है मंडी में, उसको लेकर जो हम कह सकते हैं कड़ा मुकाबला जहाँ पर देखने जी को हाँ। मिल रहा है। जी। बात अगर हम जुब्बल कोटखाई की करें तो वहाँ पर जो समर्थन जिस तरह से हमने देखा पिछले कुछ समय में, वहाँ पर जो जनसभा भी हो रही थी, जी हाँ। रैलीज वहाँ पर हो रही थी, तो एक काफ़ी बड़ा जो जनता का हम वहाँ पर देख पा रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा लोग उनकी रैलियों में, बरागटा की अगर हम जी बात हाँ। करें, जी हाँ। चेतन बरागटा की बात करें, तो उनके साथ समर्थन जिस तरह से वहां पर लग रहा है, तो क्या लगता है आपको सर कि वहाँ जुब्बल कोटखाई में जो असल में जो मुकाबला है वो क्या चेतन बरागटा और रोहित ठाकुर के बीच में नजर आ रहा है? जी
जी हाँ, अगर सीधी-सी बात है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि अगर चेतन बरागटा जो जिस तरह का दावा कर रहे हैं लगातार कि वो भाजपा का वोट बैंक उनके साथ है, और अगर ऐसे में अगर वो भाजपा के वोट बैंक में सीधे तौर पर अगर सेंध लगाने में सफल रहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है मुकाबला उनके और कांग्रेस के बीच में हो सकता है, क्योंकि जी इस समय भाजपा प्रदेश में सत्तारूढ़ है। भाजपा ने अपने कार्यकाल में काम किए हैं, भले ही चेतन बरागटा जो नरेंद्र बरागटा के पुत्र है। जी तो ऐसे में कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो मतदाता होता है, वो जो है जो सत्तारूढ़ दल है उसको भी कई बार जी मिल जाता है जी जी कि पक्ष में चला जाता है मतदाता। तो तिकोना मुकाबला भी हो सकता है, और अगर सीधे तौर पर आप ये कहें कि अगर चेतन बरागटा ने भाजपा के गढ़ में सेंध लगाई, तो यहाँ पे उनकी टक्कर जो है कांग्रेस के साथ भी हो सकती है। जी संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें सर, मंडी में जिस तरह से देखा गया है जी हाँ। वहां पर खुद मंडी संसदीय क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री उन्होंने कमान संभाली थी, और जिस तरह से जो कांग्रेस के भी जो दिग्गज नेता है उन्होंने भी पूरा जोर वहां पर लगा दिया था, ताकि जो उनकी प्रत्याशी है वहां जी से हाँ। उनको पूरी तरह से जनता को समर्थन मिले। वहां पर किस तरह की जो तस्वीरें हैं हम कह सकते हैं देखने को मिल रही है। जी हाँ। जो मंडी संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर आप ये कह लीजिएगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अपना संसदीय क्षेत्र है, तो ये उपचुनाव उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। जी दूसरा जो है वीरभद्र सिंह का परिवार है, प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र का वो खुद प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ऐसे में जंग जो है वीरभद्र सिंह परिवार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए निश्चित तौर पर जो है प्रतिष्ठा का सवाल है। और यहाँ पे मुकाबला बिल्कुल रोचक बना हुआ है, और ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जो भाजपा प्रत्याशी है, वो सेना से संबंध रखते हैं, कारगिल हीरो के नाम से उनको जाना भी जाता है। और ऐसे में जो एक सैनिकों का वोट बैंक भी इस क्षेत्र में है, तो कहीं ना कहीं वो देखना है कि वो कितना ले पाते हैं। और दूसरी तरफ जो है प्रतिभा सिंह जो है, वो कितना जो है वीरभद्र सिंह के नाम पे वो ये कितना भुना पाती है कांग्रेस यहाँ पे वो अपना, और वो पूर्व में सांसद भी रही है। जी तो कहीं ना कहीं जो है ये मुकाबला निश्चित तौर पर रोचक है, और मुख्यमंत्री भी जयराम ठाकुर और वीरभद्र सिंह के परिवार के लिए ये निश्चित तौर पर ये प्रतिष्ठा का सीट बनी हुई है। जी हाँ, क्योंकि हम कह सकते हैं कि बात मुख्यमंत्री की जाए या फिर पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह की जाए, तो यहाँ पर प्रतिष्ठा उनकी साख पर है। जी हाँ। और अगर ये जो दो सीट्स है हम कहेंगे काफी महत्वपूर्ण, ये जो वहाँ पर सीट है अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कांग्रेस अगर जीत जाती है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये मुख्यमंत्री के लिए जो काम उन्होंने वहां पर किया है वो सवालिया निशान कहीं ना कहीं उन जी पर हाँ। लगेगा। या फिर ऑपोजिशन की बात करें, अगर कांग्रेस की सीट वहां पर नहीं आती है, बीजेपी की सीट अगर आती है, तो काम किस हिसाब से वहां पर होगा ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। और जी हाँ। अपडेट भी हम आपको जरूर इस चीज को लेकर देंगे कि जनता ने किसको अपना जो प्रतिनिधि है वो चुना है। जी हाँ। हाँ, तो जिस तरह से आज जो बाई इलेक्शन है, मतदान आज पूरा हो चुका है। 18 प्रत्याशी, चारों सीट्स की अगर हम बात करें, 18 प्रत्याशियों का जो भाग्य है आज वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। जी हाँ। जी हाँ, बिल्कुल जो है अब ईवीएम में जो है चारों प्रत्याशियों का भाग्य कैद हो चुका है, और अभी से जो कड़ा जो आप कह सकते हैं कि सुरक्षा घेरा, जी उसमें जो ईवीएम को रखा जाएगा, और इसके लिए जो पैरामिलिट्री की जो बटालियनें हैं उनकी भी मदद ली गई है, प्रदेश पुलिस इसमें मदद कर रही है। और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, ये अगले जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, जी उसके लिए उसको देख के जो देखते हुए ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस में उपचुनाव में जो भी दल भाजपा या कांग्रेस में से जिनके प्रत्याशी विजयी रहते हैं, उनको जो है एक मनोवैज्ञानिक तौर पे जो है अगले चुनाव में जाने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। और क्योंकि कांग्रेस में भी इस समय आप ये कह लीजिएगा कि सेकंड लाइनअप में मुकाबला है, क्योंकि वीरभद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता अब नहीं रहे हैं। जी और दूसरी तरफ में जयराम ठाकुर के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है। वो पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली है, हालांकि उनके लंबा राजनीतिक अनुभव है, 5 बार के वो विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो मंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश सरकार में, और अब मुख्यमंत्री के तौर पे जो है उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। और अगर थोड़ा सा एक जनता के बीच इस बार देखने को मिला है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हालांकि इसमें प्रमुखता से नहीं उठे हैं उपचुनाव जी में,
अगर कहीं ना कहीं अगर जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के जो मुद्दे, जो आम दिनचर्या के जो समस्याएं हैं, उनसे लोगों को जो रूबरू होना पड़ रहा है, अगर कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो है महंगाई या बेरोजगारी को ध्यान में रखकर वोटिंग होती है, तो ये निश्चित तौर पे जो है भाजपा सरकार के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और ऐसे में जो विकास का जो मुद्दा लेकर भाजपा इस बार चुनाव में गई है, उसको जी जो है थोड़ा सा सेटबैक कह लीजिएगा आप, ये लग सकता है। जी, एक कमेंट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, विकास शर्मा जी कमेंट कर रहे हैं कि वोटिंग काफ़ी जो कम यहाँ पर हुई है बाई इलेक्शन जी में, जिस जी। तरह से जो परसेंटेज की बात हम करें, हम्म। कभी भी जो 100% है उस पर जी हाँ। नहीं जाता है। और हम्म। जैसे हमने तस्वीरें भी देखी दिन के समय में, हमारे पास जानकारी भी सामने आई थी, मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत जो किन्नौर का जो जी हिस्सा हाँ। वहाँ पर आता है, जो 3 पंचायत है, उन्होंने पूरी तरह से जो इसका बाई इलेक्शन का बायकॉट। बहिष्कार जी कर हाँ दिया है, जी हाँ। बाइकॉट उनकी तरफ से कर हम्म। दिया गया है। तो कितना असर आपको लगता है कि इसका इस पे इलेक्शंस पे पड़ेगा, और जो जी हाँ। परसेंटेज इतनी कम रही है वोटर्स की, हम्म। और इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ देखी, चाहे सिर्फ किसान मोर्चा, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि हम भी हम्म। बाइकआउट करेंगे। इन सब चीज़ों का परसेंटेज पे कितना सारा असर पड़ा है कि टोटल जो वोट्स है हंड्रेड हम्म। परसेंट नहीं पड़े हैं? जी हाँ, अगर वोटिंग जो है 100% नहीं होती तो इसका निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं असर जरूर देखने को मिलता है। अगर आप बात कीजिएगा कि अगर किन्नौर में और दूसरी जगह पे अगर बायकॉट किया है, तो वहाँ की जो कुछ समस्याएं हैं जिसको लोग लेकर लोग बार बार सरकार से भी उठाते रहे हैं, प्रशासन से भी, जब उसका निवारण नहीं होता तो एक वोटर के पास एक माध्यम रहता है कि जो है इस तरह से जो है वो बायकॉट करता है। इसी तरह से कुछ और भी जो संगठन है, उन्होंने भी इस तरह का आह्वान किया था कि आप जी वोटिंग में ना कीजिएगा। लेकिन फिर भी जो है मंडी संसदीय क्षेत्र को अगर आप छोड़ दें, जी तो कुल मिलाकर जो है पहले की अपेक्षा जो है अच्छी वोटिंग हुई है। जी हालांकि मंडी संसदीय क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा हल्का है सिराज, वहाँ पे अच्छी वोटिंग हुई है, लेकिन थोड़ा जनजातीय क्षेत्र की जो बेल्ट है और जो दूसरे हैं, वहाँ पे अपेक्षा के अनुरूप जो है ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई। और निश्चित तौर पे इससे जो है ज़रूर किसी ना किसी दल को जो है नुकसान जी होगा। हाँ, क्योंकि इतनी कम जो वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, जी तो हाँ। कहीं न कहीं अगर हम बात मंडी संसदीय क्षेत्र की करें, वहाँ पर जो एक मतलब अपेक्षा थी जी हाँ। पार्टीज़ को कि ज़्यादा जो लोग हैं मतदान के लिए पहुँचेंगे, लेकिन हम्म। परसेंटेज जो सामने निकल कर आ रही है, टोटल परसेंटेज, उसकी वजह से कहीं न कहीं हम कह सकते हैं असर इन सब चीज़ों के ऊपर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो हमने आपको अपडेट पहुँचाई है उपचुनाव से लेकर कि आज जो 18 प्रत्याशी हैं, उनका जो भाग्य है वो कैद हो चुका है ईवीएम मशीन में। रिजल्ट आने पर ही पता चल पाएगा कि अब आने वाले समय में किसको जो सहयोग है पूरी तरह से यहाँ पर दिया है जनता ने। हमारे पास एक और कमेंट आ रहा है, धर्म प्रकाश कमेंट कर रहे हैं, नोटा और बाइकॉट इज नेवर एन ऑप्शन, ऐसे तो री इलेक्शन की नौबत आ जाएगी एंड दैट इज अगेन अ न्यू बर्डन ऑन पब्लिक। जी हाँ, जिस तरह से बाइकॉट किया जी जा रहा हाँ। है जी हाँ। सर, और जी हाँ। ज़्यादातर, जी क्या लगता है सर जी आपको हाँ, इस ये चीज़? तो जी लोकतंत्र में निश्चित तौर पर लोगों को अधिकार है कि वो बायकॉट भी करें, लेकिन ये विकल्प निश्चित तौर पर नहीं होता। आप वोटिंग कीजिए, अगर आपको मतदाता पसंद नहीं है तो नोटा का विकल्प जरूर रखा हुआ है। लेकिन अगर आप सीधे अगर मतदान करेंगे, तो इससे जो एक जनादेश जो है, स्पष्ट जनादेश सामने आ सकता है। और यही लोकतंत्र की खूबी है कि स्पष्ट जनादेश अगर सामने आए, अगर प्रत्येक मतदाता जो जागरूक मतदाता है वो वोटिंग करे, जैसे कि हाँ, प्रथम मतदाता है श्याम शरण नेगी जी, उन्होंने जो है आज भी मतलब अपने पूरी जो 3 पीढ़ियां हैं उनके साथ जाके मतदान किया, और वो देश के प्रथम मतदाता का फर्ज जो है हमेशा निभाते आए हैं। उन्होंने हमेशा मतदान किया और एक पूरे देश के लिए वो एक रोल मॉडल बनकर सामने आए हैं। जी तो ऐसे में ज़रूर जब भी भविष्य में कोई भी किसी भी तरह का उपचुनाव है, तो हमारी यही उम्मीद है कि आप वोट करने ज़रूर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। जी उम्मीद करेंगे कि आपको आपने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब मिल गया होगा। तो अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है उपचुनाव को लेकर, और एक अगली अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। आज सुबह के समय एक जो दुखद खबर सामने आई है, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, 4 बार के एमएलए रहे हैं, 2 बार के मंत्री रहे हैं, जीएस बाली, उनका निधन हो गया है, एम्स में हुआ, और आज जो उनका पार्थिव शरीर है उसे जो है वापस हिमाचल यहाँ पर लाया गया है। जी हाँ।
जी हाँ, आज निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए और प्रदेश के लिए दुखद खबर आई है कि वीरभद्र सिंह के बाद जो कांग्रेस में एक और दिग्गज नेता जो जीएस बाली, उनका निधन हो गया है। जी और सुबह जैसे ही ये खबर मिली तो पूरे प्रदेश में और विशेषकर जो अपनी कांगड़ा की बेल्ट है, शोक की लहर दौड़ गई। और दबंग एक नेता के रूप में जो है उनको जाना जाता रहा है। और जब भी वो मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने अफसरशाही पे भी नकेल कसी है। और अपने कार्यकाल के दौरान में जिस तरह से जो उन्होंने काम किए हैं, उसके लिए उनको हमेशा जाना जाएगा। परिवहन मंत्री के तौर पर प्रदेश में यदि इलेक्ट्रिक बसें आई है तो उसको लाने का श्रेय जीएस बाली को जाता है। इसी तरह से बेरोजगारों के हक के लिए भी वो लड़ते रहे हैं। और पूरे प्रदेश में उन्होंने एक बार बेरोजगार यात्रा भी निकाली थी। हालांकि जी उस समय वो सत्ता में भी थे और कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल भी उठे थे, लेकिन फिर भी जो है वो उन्होंने बेरोजगारों की जो है बात की। और इसी तरह से जो शिमला में आपने पीछे देखा होगा कि बेतरतीब ढंग से निर्माण कार्य जिस तरह से हो रहा है, और घोड़ा चौकी के समीप जो एक बहुमंजिला भवन ढह गया था। तो जब बाली सत्ता में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने उस समय वीरभद्र सिंह को एक पत्र लिखा था कि जो इस तरह सा जो कंक्रीट का जंगल जो शिमला में खड़ा हो रहा है या प्रदेश में जो है, उस पे कहीं ना कहीं कोई एक नीतिगत निर्णय लिया जाना चाहिए। तो ऐसे थे जीएस बाली की, जिन्होंने जिस भी उन्होंने मंत्रालय को देखा, उन्होंने उसको अपनी पूरी निष्ठा के साथ जो है उसे निभाया। और बाली की कमी निश्चित तौर पे ना केवल प्रदेश को बल्कि जो है उनके जो विधानसभा क्षेत्र, हालांकि वो पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनकी कमी खलती रहेगी। 4 बार जब वो प्रदेश का उन्होंने विधानसभा में नेतृत्व किया नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में, तो 2 बार वो मंत्री भी रहे हैं। और मंत्री के रूप में उनके जो कार्यकाल जो है सराहनीय रहा है। मुख्यमंत्री तत्कालीन जो वीरभद्र सिंह से उनके साथ कई बार उनके मतभेद भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी भी अपनी बात कहने से नहीं हटे पीछे। और जहाँ पर भी उनका अवसर मिला, चाहे वो पक्ष में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, उन्होंने जो है आम लोगों की बात को जो है उठाने का प्रयास किया। और इस तरह से निश्चित तौर पे अपूरणीय क्षति है जीएस बाली के रूप में प्रदेश से उनका जाना। और आप ये कह लीजिएगा कि बाली जो है 67 वर्ष की उनकी बहुत कम आयु थी। और 2003, 2007, 2012 और 2017 में वो विधानसभा के लिए चुने गए थे। जी जी हाँ, और विरोधी दल भी जो है, आप ये कह लीजिएगा कि सत्ता पक्ष ही नहीं, विरोधी दल भी उनको एक नेता के रूप में मानता था। और ये निश्चित तौर पर अपूरणीय क्षति है। और कल उनका जो है अंतिम संस्कार भी होगा, जैसे कि आपने बताया कि उनकी पार्थिव देह जो है उनके पैतृक निवास स्थान पे पहुंच गई है। जी तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से पहले स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, और अब उनके बाद जो परिवहन मंत्री पूर्व रहे हैं जीएस बाली, उनका जो निधन है काफ़ी क्षति हम कह सकते हैं इस वजह से हुई है, और कांग्रेस को भी काफ़ी झटका लगा है इनके जाने से। तो ये अपडेट हमने आप तक पहुंचाई कि कल जो अंतिम संस्कार है इनका किया जाएगा। तो अगली अपडेट की तरफ आपको लेके चलते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम एंड जो सतर्कता विभाग है, उनको नए जो अधिकारी हैं आज मिले हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देना जी चाहेंगे। हाँ, आज जो है प्रशासनिक स्तर पे थोड़ा फेरबदल हुआ है। इसमें जो आईएएस अधिकारी 1997 बैच के रजनीश है, उनको जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम एंड विजिलेंस का जो अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। जी क्योंकि होम एंड विजिलेंस एक बहुत महत्वपूर्ण महकमा है, तो ऐसे में उनको जो ये अतिरिक्त दायित्व मिला है। इसी तरह राज्यपाल के सचिव प्रियातु मंडल को भी मंडलायुक्त शिमला का दायित्व सौंपा गया है। और सचिवालय स्तर पर भी जो है मामूली सा फेरबदल हुआ है। जी तो ये हमने अब तक अपडेट पहुंचाई, और अगली आपको जानकारी हम देना चाहेंगे कि जिस तरह से अब हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल्स है सभी वो, चाहे बात हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की बात की जाए, सीबीएसई की बात की जाए, आईसीएसई की बात की जाए, तो सब स्कूलों में छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। 31 और 7 तारीख को रविवार आता है, तो इस वजह से ये जो छुट्टियां हैं वो 8 दिन की हो जाती है। लेकिन अभी भी ऐसे जो स्कूल है, ऐसे जो बोर्ड है, स्कूल बोर्ड है, जिसमें जो छुट्टियां हैं वो डिक्लेयर नहीं, छुट्टियां क्यों डिक्लेयर नहीं की गई है, परीक्षाओं की वजह से, वो आपको बताना चाहेंगे।
जिस तरह से जो एग्जाम्स होने थे आईसीएसई बोर्ड के, अगर हम बात करें उन स्कूल में 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो चल रही है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जो एग्जाम्स है वो इन स्कूल में होंगे। तो जिस वजह से छुट्टियां अभी चल रही है, लेकिन बच्चों के जो एग्जाम्स है उन्हें पोस्टपोन नहीं किया गया है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 10th की जो परीक्षाएं हैं वो जरूर होंगी। और उसके बाद जो वीरवार से लेकर रविवार तक जो छुट्टियां हैं वो उन्हें मिलेंगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड की, शिमला में जो स्कूल्स यहाँ पर है उनके प्रिंसिपल से जब हमने बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि सरकार की तरफ से जब नोटिफिकेशन जारी की गई और जब बोर्ड के साथ मीटिंग हुई उसके बाद जब नोटिफिकेशन जारी की गई, जिला बोर्ड की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी की गई कि जितने भी स्कूल बोर्ड है उसमें छुट्टी डिक्लेयर की गई है 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। तो सीबीएसई बोर्ड में जो एग्जाम्स होने थे उन्हें पोस्टपोन किया गया है। इन छुट्टियों के बाद जो एग्जाम्स है उन्हें अब किया जाएगा। तो इसके अलावा हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, अब ये जो छुट्टियां हैं 8 दिन की हो चुकी है। 31 से लेकर 7 तारीख तक ये जो छुट्टियां हैं वो हो गई है। और अब जो स्कूल्स है वो 8 नवंबर को खुलेंगे। और जिस तरह से ये छुट्टियां यहाँ पर जो दी गई हैं, इस बीच में हम आपको बताना चाहेंगे कि कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी छुट्टियां डिक्लेयर कर दी गई है। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। और इसके अलावा जो चीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रही है। दर्जनों जो केस है जी हाँ। स्कूलों में वो आ रहे हैं। सरकारी स्कूल की बात करें चाहे प्राइवेट स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूलों का जो आंकड़ा है वो 450 तक पहुंच गया है। सरकारी स्कूलों में जो कोविड पॉजिटिव छात्र है उनके आने का जो आंकड़ा है वो इस तरह से पहुंच गया है। और इतने ही मामले प्राइवेट स्कूल्स में सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो चेन ये कोविड मामलों की है उस वो कहीं ना कहीं जरूर इसमें राहत मिलेगी, ये चेन जरूर टूटेगी। और इस बीच में जो छुट्टियां हैं उस बीच में ज्यादा मामले नहीं आएंगे, लेकिन ऑनलाइन जो स्टडीज है वो जारी रखी जाएगी। तो ये हमने आपको जानकारी दी कि एग्जाम्स की वजह से किन बोर्ड ने, जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने एग्जाम्स अपने पोस्टपोन कर लिए, लेकिन आईसीएसई जो बोर्ड है वो फिर भी अपने जो छात्र हैं 10वीं की जो परीक्षाएं होनी है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जो परीक्षाएं हैं वो होनी है। तो जानकारी आप तक हमने पहुंचाई। अगली अपडेट हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, कोविड से संबंधित ये अपडेट है कि हिमाचल प्रदेश में आज कितने जो कोविड के मामले हैं सामने आए हैं। तो हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, आज भी प्रदेश में जो 28 बच्चे हैं स्कूल में वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा मतलब इनके समेत हिमाचल जी प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कितने नए मामले आए हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। 145 जो मामले हैं वो सामने आए हैं। और बात अगर शिमला की करें, शिमला में आज 16 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जानकारी देना चाहेंगे आपको हिमाचल प्रदेश में किन किन जिलों में कितने मामले आए हैं। तो आपको बता दें, जैसे 28 जो बच्चे हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं आज। और स्कूल जब से खुले हैं तब से लेकर अभी तक जो कोविड पॉजिटिव बच्चों का जो आंकड़ा है वो 443 पहुंच चुका है। एक्टिव केसेस जो बच्चों के हैं, 62 बच्चे अभी तक पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। 300 जो 79 मरीजों का जो उपचार है वो अभी भी चल रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड से 5 लोगों की मौत अभी तक हुई है। इसमें मौत कहाँ कहाँ किन जिलों में हुई है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। हमीरपुर में 67 साल के व्यक्ति, हमीरपुर से 77 साल के व्यक्ति, कांगड़ा से 62 साल के व्यक्ति, और कांगड़ा में एक और मामला जो वहां का है, कांगड़ा से 72 साल के व्यक्ति की, और मंडी से 90 साल की जो महिला है इनकी कोविड की वजह से मृत्यु हुई है। और अगर हम आपको बताएं कि कोविड पॉजिटिव का जो आंकड़ा है पिछले 24 घंटों में 145, जैसे हमने आपको बताया नए मामले सामने आए हैं। बिलासपुर में 15, चंबा में 6, हमीरपुर में 32, कांगड़ा में 46, किन्नौर में 1, मंडी में 21, शिमला में जैसे हमने आपको बताया 16, और सोलन में 1 जो मामला है नया सामने आया है, और ऊना में 7 मरीज सामने आए हैं। और अब हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, संक्रमितों का जो कुल आंकड़ा है वो 2,24,024 पहुंच चुका है। और इसके साथ ही वर्तमान में जो अब एक्टिव केसेस हैं वो भी बढ़ जी चुके हैं। पहले पिछले कल जो दिन के समय में जैसे बुलेटिन सामने आया था तो 1900 के करीब कुछ जो जी हाँ। एक्टिव केसेस है हिमाचल प्रदेश में थे, और अब ये जो आंकड़ा है 2057 पहुंच चुका है। और वहीं अभी तक हिमाचल प्रदेश में 2,18,212 मरीज जो है उन्होंने कोविड से अपनी जंग जीत ली है। और अभी तक हम आपको बताएं कि एक दिन के अंदर अंदर जो कोरोना से ठीक हो जो मरीज हैं वो 62 मरीज स्वस्थ हो रहे हैं।
प्रदेश में अभी तक जो कुल लोगों के टेस्ट किए हैं वो है 36,81,398 लोगों के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 34,57,168 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अभी तक कोरोना से 3,737 लोगों की मौत हो चुकी है। और प्रदेश में जिलों में जो 9,540 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 9,154 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 209 की रिपोर्ट आना बाकी है। बात शिमला जिला की करना चाहेंगे। आज जैसे हमने आपको बताया 16 मामले सामने आए हैं। कहाँ कहाँ से ये जो मामले सामने आए आपको बताना चाहेंगे। इसमें चिड़गांव से 2, सुन्नी से 3, नेरवा से 1, कुमारसैन से 1, रोहड़ू से 2, राम बाजार से 5, काटरोड से 3, आईजीएमसी के 2 मामले शामिल है। और अब डिस्ट्रिक्ट का बताएंगे, शिमला जिला का बताएंगे आपको कि कुल आंकड़ा कितना पहुंच गया है। अभी तक शिमला जिले में 27,545 जो कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और जिला में अभी जो एक्टिव केसेस है वो 123 मरीज हैं और इसके अलावा 26,777 जो मरीज हैं वो कोरोना से अपनी जंग जीत चुके हैं। और एक दिन पिछले 24 घंटों की अगर हम आपको जानकारी दें, 6 मरीजों ने कोरोना से अपनी जंग जीत ली है। और जिन जिला में, शिमला जिला में अभी तक 641 मरीजों की कोविड के चलते जो मौत है वो हुई है। तो लगातार जैसे हम देख रहे हैं जो आंकड़ा है ये पिछले कल से कुछ कम हुआ है और हिमाचल प्रदेश में जैसे पिछले कल 200 के लगभग जो मामले हैं वो सामने आ रहे थे, लेकिन आज जो जिस तरह से पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें कोविड से के नए मामले 145 सामने आए हैं। तो अगली अपडेट की तरफ आपको ले जाना चाहेंगे। फेस्टिवल सीजन के चलते शिमला की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो जाम है वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो परेशानी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में आपको हम बताना चाहेंगे कि पुलिस की तरफ से जो एक ट्रैफिक प्लान बनाया गया था फेस्टिवल सीजन को लेकर वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि वो ट्रैफिक को संभालने में बिल्कुल भी उन्हें हम कह सकते हैं परेशानी उन्हें भी आ रही है और जो लोग हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके क्या कारण है? एक तो सुबह के समय में जो कर्मचारी हैं वो अपने ऑफिस की तरफ जाना चाहते हैं और इसके अलावा जो मुख्य कारण है जैसे टूरिस्ट, इस वक्त जो टूरिस्ट फ्लो है शिमला की तरफ काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो समस्या है वो सामने आ रही है। और एक और जो समस्या यहाँ पर देखी गई है कि क्यों ट्रैफिक होता है, जो पार्किंग इलीगल की जाती है सड़कों के आर पार, देखा जाता है कि जो वाहन है वो खड़े किए जाते हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो समस्या है शिमला में यहाँ पर देखी गई है सामने आती है। तो उसको लेकर जब चालान भी पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जब लोगों के किए जाते हैं तो लोगों के साथ जैसे देखा भी गया है कई बार बहसबाजी भी हो जाती है और चालान कटने के बाद भी जो लोग हैं वो नहीं सुनते हैं, फिर भी वो वाहन वैसे ही बेतरतीब तरीके से पार्क वहां पर करते हैं। और लोगों से जब इस बारे में बातचीत की जाती है तो उनका ये कहना है कि शिमला में उनके वाहनों को पार्क करने के लिए जगह ही नहीं है, तो उसके ऐसे में वो फिर वाहनों को पार्क कहाँ करेंगे। तो वो चालान देने से भी पीछे नहीं हटते हैं और बहसबाजी भी अगर उन्हें करने पड़े तो उससे भी वो पीछे नहीं हटते। तो ऐसे में पुलिस को सख्त कदम उठाना पड़ता है। जो अवैध रूप से पार्किंग की जाती है तो क्रेन के जरिए कई बार वाहनों को ले जाना भी पड़ता है। लेकिन समस्या जो ट्रैफिक की है वो जस की तस वैसी ही बनी हुई है। फेस्टिवल सीजन की वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है, जो पर्यटक है काफी ज्यादा शिमला पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो परेशानी है स्थानीय लोगों को भी इसकी झेलनी पड़ रही है। जी हाँ। जी हाँ, आजकल निश्चित तौर पे फेस्टिवल सीजन में यहाँ पर यातायात की समस्या आ रही है और आने वाले समय में जैसा कि दिवाली के बाद जो अगर थोड़ा सा मौसम बदलता है तो बर्फबारी की संभावनाएं भी रहती है और न्यू ईयर में जो है तक जो है यहाँ पर यही समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक काफ़ी संख्या में बाहर से आते हैं। थोड़ा सा कोविड के चलते थोड़ी सी बिल्कुल थोड़ा सा कुछ समय के लिए विराम जरूर लगा था और अब आने वाले समय में सरकार एक बार फिर से जो है कोविड-19 को लेकर समीक्षा करने जा रही है। जी जैसे ही मतगणना प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद जो है फेस्टिवल, आप ये कह लीजिएगा कि दिवाली के बाद कभी भी जो है प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जो है इस विषय को लेकर निश्चित तौर पर चर्चा होगी और उस चर्चा में स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट
जो है वो कैबिनेट के समक्ष आएगी और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट भी लाई जानी है। तो इस पे तय किया जाएगा कि स्कूलों को क्या आगे जो है खोला जाना है बड़ी कक्षाओं के लिए, और छोटी कक्षाओं के लिए संभावनाएं अभी भी कम नज़र आ रही है। जी और जहाँ तक कोविड के जो संक्रमण आपने बताया कि एक्टिव केस का जो ग्राफ जो है 2000 के पार कर कर चुका है, तो ऐसे में सरकार को निश्चित तौर पे आने वाले समय में थोड़े कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जी क्योंकि बीच में फेस्टिवल सीजन और उपचुनाव के दौरान जो भीड़ देखने को मिली, उससे कहीं ना कहीं जो है कोरोना संक्रमण की चेन आशंका यह जताई जा रही है कि बढ़ सकती है, और आने वाले दिनों में यह ग्राफ और भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में आप निश्चित तौर पे कोरोना के नियमों का पालन कीजिए और आप खुद बचिए, अन्यथा जो है जिस तरह से जो ग्राफ बढ़ रहा है उससे आने वाले समय में इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ जी सकता है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रदेश में लगातार ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, जी तो हाँ। कहीं ना कहीं इसका रीज़न है कि जो टेस्ट है उन्हें भी अब बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ। पहले जो हम एक देखते थे ग्राफ जो टेस्टिंग का कोविड को लेकर, वो हम्म। कम हो गया था। जैसे ही चुनावी जी जो हाँ। जी हम हाँ। कह सकते हैं ये त्योहार जब नज़दीक आना हम्म। शुरू हुआ था, जब हम्म। प्रचार कार्य शुरू, तो उस वक्त हम देख रहे थे कि टेस्टिंग कम हो गई थी। लेकिन इस हम्म। बीच में देख रहे हैं कुछ दिनों पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि हम्म। जहाँ पर कोविड मामले सामने आ रहे हैं, तो उनके जो कांटेक्ट में लोग हैं उन्हें हम्म। ढूंढने के लिए भी जो टेस्टिंग है उस प्रक्रिया को तेज यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं आने वाले समय में जो ग्राफ है और ज्यादा ऊपर उठ सकता है? कहीं हम लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी सिचुएशन की हम्म। तरफ आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं, अब ऐसा तो नहीं लगता कि लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी स्थिति आ सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार कुछ बंदिशें लगा सकती है। उसमें जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उसके लिए अगर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले की तरह थोड़े नियम कड़े हो सकते हैं, भीड़ भाड़ पे जो है थोड़ा नियंत्रित किया जा सकता है। जी लेकिन जो लॉकडाउन या इस तरह का कोई बड़ा निर्णय है जो है ऐसा, क्योंकि प्रदेश के जो आर्थिक हालात है और जो लोगों को ज़्यादा परेशानी ना आए, तो इसे देखते हुए इस तरह का कड़ा निर्णय तो नहीं लिया जा सकता। लेकिन स्कूलों को लेकर कुछ सरकार सख्त हिदायतें जारी कर सकती है, ऑनलाइन स्टडी पे ज़्यादा निर्भर रह सकते हैं, जी और जो है प्रदेश में आवाजाही को लेकर जो है थोड़ी स्ट्रिक्टनेस, या ये कह लीजिएगा कि जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किस तरह से करनी है उसको लेकर जो है मंत्रिमंडल निर्णय ले सकती है। और इसके लिए जो संबंधित जिला के जो डीसी है उनकी तरफ से जो रिपोर्ट जो प्रदेश सरकार को आएगी, और उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट सामने रखी जाएगी, उसका जो विश्लेषण किया जाएगा और उसके आधार पर ही जो है सरकार आगामी निर्णय लेगी। जी, तो चलिए आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि ये जो ढील हिमाचल प्रदेश में कोविड को लेकर जो बरती गई है उसमें क्या-क्या आगे जो निर्णय हैं लिए जाते हैं, उसके बारे में भी आपको हम अपडेट करवाएँगे। तो आज तक हमने पहुँचाई सारी अपडेट आज की चुनाव को लेकर, आज कितना मतदान हुआ है, कहाँ पर अधिक मतदान हुआ, किस तरह से कांटे की जो टक्कर है वो बनी हुई है, किन-किन सीट पर, तमाम जो अपडेट है हमने आप तक पहुँचाई। तो फिलहाल के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। कल इस समय फिर आपके सामने हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए आप इसी तरह से देखते रहिए शिमला केसी न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।